हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। तो आज की हमारी क्लास रहेगी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। पीछे वाली क्लास थी हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर की कि कंप्यूटर हार्डवेयर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं जो आपके हार्डवेयर के अंदर आपके क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। तो अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्लास को देखने के लिए आए हो तो इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने हार्डवेयर की क्लास देखिए। और कुछ मतलब प्लेलिस्ट के अंदर अलग से भी क्लासेस दी हुई है कंप्यूटर की, जैसे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन क्या है, कंप्यूटर की डेवलपमेंट क्या है, तो वो सभी क्लासेस भी आप वहाँ पर देखना पहले, ठीक है। उसके बाद में आप आना सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारे कंप्यूटर के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर जो अहम रोल निभाता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है कि इस ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एक कंप्यूटर को चलाने के लिए। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर जैसे एक खाली माचिस की डब्बी होती है और उसके अंदर तिलियाँ नहीं होती, तो उसी तरीके से ये भी मतलब बिना काम का होता है, किसी काम का नहीं होता। तो ये कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, वो देख लेना। जैसे आपका लाइनेक्स हुआ, जावा हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल से आगे बता दूंगी। मैक ओएस हुआ आपका, विंडोज़ हुआ, वर्ड हुआ आपका, जैसे प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट हुआ, तो ये आपका क्रोम हुआ, ये सभी क्या है आपके, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ये कुछ आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, वो भी देख लेना। जैसे ये बता देती हूँ, सेम सा ही है सब कुछ। जैसे मैनेजमेंट हुआ, डेटाबेस हुआ आपका, गेमिंग, वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसिंग हुआ, स्प्रेडशीट हुआ, ठीक है। जो एक्सेल होती है उसके अंदर आपकी स्प्रेडशीट आती है, प्रेजेंटेशन हुआ, और एक आपका ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हुआ। इसके अलावा जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक हुआ आपका, फ़ोटोशॉप हुआ, जितनी भी एप्लीकेशंस आप एक मोबाइल को चलाने के लिए या आप एक कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, वो सभी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। सभी एप्लीकेशन जितनी भी हैं आपकी। ये देखो थोड़ा-सा समझाने के लिए दे रखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, डिवाइस ड्राइव हुआ, फर्मवेयर हुआ, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हुआ, यूटिलिटी हुआ, और ये उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं कि इनके अंदर कौन-कौन से आपके पार्ट आते हैं। जैसे एमएस विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एंड्रॉयड भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स हुआ आपका, ठीक है। डिवाइस ड्राइव के अंदर जैसे आपका बायोस, डिस्प्ले ड्राइव, साउंड कार्ड ड्राइव आपका, एक यूएसबी प्रिंटर ड्राइव, ये सभी आपके किसके अंदर आते हैं, डिवाइस ड्राइव्स के अंदर, ठीक है। जैसे आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर आपका इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर आते हैं, जो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को, आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इन सभी को क्या करेंगे, जितने भी आपके टॉपिक्स या पार्ट्स दे रखे हैं, इनको हम आगे चलकर इसी वीडियो के अंदर बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सिर्फ वही पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसके अलावा ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिख रखा। मैं नहीं चाहती कि आपके माइंड के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़े याद करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ उठाकर याद करना है तो आपके पास जीके जीएस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर हुआ आपका, ठीक है। इसके अंदर क्या करें आप, जितने आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं करवा रही हूँ, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर करें। इसके अलावा आपको किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, इनको बार बार में रिवाइज करें, और इसके अलावा आप पीवाईक्यू लगाइए, जितने ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू लगाइए और उनका एनालिसिस करें, चाहे उसके अंदर आपका कितना ही टाइम लग जाए। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि अगर आपने ये चीज़ रेगुलर 10 से 15 दिन तक कर ली तो आप खुद देखेंगे कि आप कंप्यूटर के अंदर खुद से मास्टर होंगे, ठीक है। आप खुद से आप किसी सामने वाले पर्सन को पढ़ा सकते हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, मैं सिंगल एक कंप्यूटर की बात नहीं कर रही। मैं ये भी नहीं बोल रही कि सिर्फ आप मेरे पास पढ़िए। आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसी के पास आप रेगुलरिटी बनाए रखें। सिर्फ एक टीचर के पास पढ़ें। एक सब्जेक्ट को आप 2 टीचर के पास कभी मत पढ़ें। ये नहीं है कि आज इस टीचर के पास पढ़ा, कल उसके पास पढ़ा। सिर्फ़ आप एक टीचर के पास पढ़िए। उसके अलावा जितने ज़्यादा हो सके आप पीवाईक्यू के ऊपर काम करिए, ठीक है? तो चलते हैं, हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
तो यहाँ से क्लास को शुरू करते हैं। ये आता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि प्रोग्राम्स के ग्रुप को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का यूज़, सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। हार्डवेयर को क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, ये सभी इंस्ट्रक्शंस किसके द्वारा दी जाती है आपको? तो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही दी जाती हैं। तो इन्हीं 3 लाइनों को समझाने के लिए ये छोटा-सा डायग्राम बना रखा है, इसके थ्रू आप समझना। क्या दे रखा है? इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है? और प्रोग्राम्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर आपको प्रोग्राम बीच में ना दिया हो, क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम के अंदर किस तरीके से कि इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, या ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड, क्या आएगा आपका? तो सॉफ्टवेयर आएगा डायरेक्ट। अगर ये नहीं दे रखा तो, अगर दे रखा है तो इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्राम के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये है आपका सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। तो सॉफ्टवेयर आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो सभी क्या होती हैं? आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। जैसे कि आपका फ़ोटोशॉप हुआ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एमएस ऑफ़िस के जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी। इसके अलावा जैसे कि आपका व्हाट्सअप हुआ, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह हुआ, वो सभी क्या हैं? आपके ट्विटर हुआ, तो सब के सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक मिनट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट हैं? तो उसके भी 3 पार्ट हैं। पहला है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है आपका लैंग्वेज कन्वर्टर, और तीसरा है आपका लिंक या लोडर। दोनों अलग-अलग चीज़ है, लिंकर भी अलग है और लोडर भी अलग है। इसको एक चीज़ के एक नाम मत समझना, लिंकर और लोडर दोनों अलग-अलग नाम हैं। तो जो आपका लैंग्वेज कन्वर्टर है इसके अंदर, वो आपके 3 भागों में बटा हुआ है, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इसका क्या काम होता है? तो इससे क्या किया जाता है? जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है उन सभी को क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है, हमारा जो मोबाइल वगैरह होता है, वो क्या करता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। वो सिर्फ मशीनी भाषा के ऊपर काम करता है, बाइनरी डिजिट्स के ऊपर, 0-1 के ऊपर आधारित होता है। तो वो क्या करता है? सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को समझेगा। तो जो हमारा इंटरप्रेटर वगैरह है, असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। और जो आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर है, ये क्या करते हैं? ये आपके जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जैसे आपकी जावा हुआ, सी प्लस प्लस हुआ, सी हुआ, आपका पाइथन हुआ, तो इन सभी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कंप्यूटर आराम से उन चीज़ों को समझकर उनके ऊपर काम कर सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके अंदर आपका पार्ट है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनके बिना, वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना सिस्टम को चलाया नहीं जा सकता। आप बिल्कुल भी मतलब ये नहीं लगा सकते कि आप किसी भी सिस्टम के बिना कंप्यूटर को चला सकते हैं, बिल्कुल नहीं चला सकते। सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो एक अनिवार्य या महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसको चलाने के लिए। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसी का पार्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करता है? इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर, हार्डवेयर आपको क्या क्या है, हार्डवेयर वो कल की क्लास में करवा दिए थे। तो ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस बनाता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। हमारी बात को हार्डवेयर तक पहुंचाने का काम और हार्डवेयर का आउटपुट हमें देने का काम सभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो ये देखना, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके 6 टाइप के होते हैं। जैसे आपका सिंगल यूज़ हुआ, आपका मल्टी यूज़ हुआ, आपका मल्टीटास्क हुआ, और आपका 4th नंबर पर आएगा बैच प्रोसेसिंग हुआ। इसके अलावा आपका रियल टाइम हुआ, और इसके अलावा आपका हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, सिंगल यूज़र के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मल्टी यूज़र के लिए आपके
मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है मल्टीटास्क के लिए। ये किस चीज़ के लिए किया जाता है? कई काम को एक साथ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, जिस टाइम हम कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो उस टाइम हमने काफ़ी सारी साइट्स खोली हुई है, जैसे 2 से 3 4 उसके साथ हमने एक म्यूज़िक की भी एप्लीकेशन को शुरू कर रखा है कि काम करते-करते हम म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, ठीक है? तो वो सभी जैसे मल्टीटास्क के अंदर आपका काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बैच प्रोसेसिंग। तो ये क्या करता है, एक जैसे काम को कंप्यूटर पर एक साथ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है, टाइम के अकॉर्डिंग काम को करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये नेटवर्क के थ्रू काम को करता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसे आपका यूनिक्स आ गया, लाइनक्स आ गया, विंडो हुआ, उबंटू, रेड हैट, आपका एंड्रॉयड, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। आपके काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, जैसे 3 नाम एक जैसे दे देंगे और 4th नाम आपका अलग से दे देंगे कि इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा है। तो जितने भी इनके एग्जाम्पल हैं वो आपको याद कर लेने हैं। इसके अलावा भी जैसे अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे तो वहाँ पर आपको सभी नाम देखने को मिल जाएँगे। एनालाइज़िस ज़रूर करना है सभी क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज कन्वर्टर। लैंग्वेज कन्वर्टर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। दे रखा है कि कंप्यूटर आपका क्या है, एक विद्युत यंत्र है जो क्या काम करता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को यानी कि मशीनी लैंग्वेज को समझता है। वो क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं करता। प्रोग्राम्स ऑफ 01 में बदलता है, यानी कि जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, जितने भी आपकी प्रोग्राम लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी आपकी होती हैं, उन सभी को क्या करता है, 01 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये काम कौन करता है? तो असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर इन चीज़ों को करने का काम करते हैं। क्या करेंगे? जितनी भी आपकी जैसे लाइक आपका पाइथन हुआ, जावा हुआ, सी, सी प्लस प्लस, इसके अलावा आपका कोबोल हुआ, तो जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं जैसे एसक्यूएल हुआ आपका, और हाँ, ये मतलब आगे सारी जो आपकी लैंग्वेज की वीडियो आएगी उसके अंदर सभी करवा दूंगी। एक दो और बची हुई है इसके अलावा। तो जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सभी को मशीनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? तो लैंग्वेज कन्वर्टर करता है। नेक्स्ट है आपका देखना इसी के अंदर कि असेंबलर कैसे मशीन लैंग्वेज के अंदर बदलता है। तो असेंबलर क्या करेगा, सिर्फ असेंबली भाषा को मशीनी लैंग्वेज के अंदर बदलता है, ठीक है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर आपका सेम होता है। ये क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में बदलता है। और कंपाइलर देखो, असेंबलर होगा तो असेंबली को ही बदलेगा, नॉर्मली सी बात है। इंटरप्रेटर कंपाइलर बिल्कुल सेम काम करता है। जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेंज करता है। जैसे एक लाइन को रीड करेगा उसको चेंज कर देगा, फिर दूसरी लाइन को रीड करेगा उसको चेंज कर देगा। और जो आपका कंपाइलर है वो क्या करता है, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में बदलता है, लेकिन ये क्या करता है, कंप्लीट एक पेज को, जैसे एक कंप्लीट पेज है तो पहले तो पूरे पेज को रीड करेगा, देन उसके बाद वो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा। 010110 इसके अंदर आपका कन्वर्ट कर देगा। तो जो सबसे तेज़ काम कौन करता है, तो आपका इंटरप्रेटर करता है। काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कि सबसे तेज़ काम कौन करता है, तो इंटरप्रेटर काम करता है। जो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन, जैसे एक लाइन को रीड किया उसको चेंज किया, फिर दूसरी लाइन को रीड किया उसको चेंज किया। समझ गए आप बात को? नेक्स्ट है आपका इसके अंदर जो आपका थर्ड पार्ट था वो क्या था, लिंकर एंड लोडर। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, लिंकर सिस्टम में एक जैसी यानी कि सिमिलर फाइल्स को जोड़ने के लिए लिंकर का उपयोग किया जाता है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर भी फिलहाल एक फीचर्स आया हुआ है कि जितनी भी जैसे आपका एक फेस लगा रखा है, तो आपका फेस से रिलेटेड जितनी भी आपकी फ़ोटोज़ हैं आपकी गैलरी के अंदर, उन सभी को क्या करेगा, सिमिलर फ़ोटोज़ के अंदर को सिर्फ एक ही आपकी फ़ाइल के अंदर डाल देगा। तो वो काम कौन करता है, आपका लिंकर करता है। क्या करेगा, सिस्टम के अंदर एक जैसी जितनी भी फाइल्स हैं आपकी उन सभी को एक साथ जोड़ देगा। और लोडर क्या काम करता है, लिंक्ड फाइल को ज़रूरत पड़ने पर रैम पर दिखाता है। जितनी भी आपने जो फाइल लिंक कर रखी है, जो सिमिलर फाइल जिनको आपने लिंक कर रखा है, लोडर उन्हीं फाइल को क्या करेगा, जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो उनको रैम के ऊपर दिखा देता है। यानी कि जब आपको उन फाइलों के ऊपर काम करना होता है तो आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। रैम क्या करता है, रैम क्या चीज़ होती है, जो आपकी रैम मेमोरी होती है, बोलते हैं कि आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। लाइट जाते ही आपकी ये मेमोरी क्या होती है, मतलब साफ़ हो जाती हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाती है, यानी कि डिलीट हो जाती हैं।
समझ गए आप बात को? तो रैम क्या होती है आपकी? तो रैम क्या होती है? जैसे हमारा ये डेस्कटॉप है, इसके ऊपर हम जो भी काम करते हैं प्रेज़ेंट के टाइम में, वो हमारा रैम के अंदर होता है। तो यही चीज़ आपको बता रखी है कि लिंकर के अंदर आपने जितनी भी सिमिलर फ़ाइल को सेव कर रखा है, लोडर क्या करता है, जब आपको उन फ़ाइल्स के ऊपर कोई भी काम करना है, तो उसको रैम के ऊपर दिखाने का काम करेगा। दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बाँटा गया था। पहला आपका सिस्टम था, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। सिस्टम को हमने कर लिया है, ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है? वो सभी एप्लीकेशंस जिन्हें डाउनलोड या डिलीट किया जा सकता है, यानी कि जिनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती तो हम उनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका एमएस ऑफिस हुआ, व्हाट्सअप हुआ, ट्विटर हुआ, आपका टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। कुछ लोग आपको बोलते हैं, कुछ बुक्स के अंदर भी आपको मिलेगा कि जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। थर्ड आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देते हैं, लेकिन आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही डालना है, ठीक है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम की देखरेख के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि ये क्या काम करता है? तो सिस्टम की देखरेख करने का, सिस्टम को मैनेज करने का सारा काम कौन करता है? आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो यूटिलिटी के काफ़ी बार आपके मतलब प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए थे, तो आप उनको उठाकर देखना। काफ़ी बार पूछा गया है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं इनमें से। तो जैसे आपका एंटीवायरस हुआ, बैकअप हुआ, डिस्क फॉर्मेटिंग हुआ, डिस्क क्लीनर हुआ, ये सभी क्या होते हैं आपके? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल, यानी कि जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे विंडो हुआ। तो विंडो का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विंडो का आविष्कार 1985 के अंदर किया गया था। विंडो का पहला वर्जन कौन था आपका? तो विंडो पॉइंट 1 विंडो का पहला वर्जन था। जैसे आपके वर्जन क्या होते रहते हैं, जो आपके वर्जन हैं वो आपके अपडेट होते रहते हैं। जैसे ये आपका पहला वर्जन है, ये आपका फिलहाल का न्यू वर्जन है, यानी कि अपडेट वर्जन है, जो पिछले वाले वर्जन से ज़्यादा प्रभावी और मतलब शक्तिशाली होता है, उससे ज़्यादा फास्ट काम करने की तीव्रता रखता है, ठीक है? जैसे ये क्या होता है? जीयूआई वर्जन होता है। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? क्या चीज़ होती है? जैसे आपके पास में है व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप एक छोटा-सा, इसके ऊपर यहाँ पर व्हाट्सअप का इमेज आपको दिखेगी, यूट्यूब है उसके ऊपर यूट्यूब की इमेज दिखेगी। तो क्या होता है, इसको 80% लोग चला सकते हैं, बुज़ुर्ग आदमी भी चला सकते हैं जिनको दिखाई देता है, छोटे बच्चे भी, 2-3 साल के बच्चे भी नॉर्मली यूट्यूब से हर चीज़ चला सकते हैं। तो उनको कैसे पता कि इसके अंदर जाकर आपको चलाना है? तो यूआई के थ्रू ही उनको पता चला है। वो क्या करते हैं, उनके माइंड के अंदर ये चीज़ सेट होती है एक बार देखने के बाद कि ये जो सिंबल दे रखा है, ये आपका यूट्यूब का है, ये आपका फेसबुक का है। तो नॉर्मली जिन लोगों को फ़ोन के बारे में नहीं पता, वो लोग भी मतलब 80% लोग इसका ईज़िली यूज़ कर लेते हैं। और जो जीयूआई बेस्ड नहीं है, टेक्स्ट बेस्ड है, यानी कि जो आपका क्या करेगा, प्रोग्रामिंग के ऊपर जो काम करता है, कोड के ऊपर जो आपका डिपेंड होता है, वो सिर्फ 20% लोग ही, जिन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज ले रखी है, ज़्यादा पढ़ रखा है, सिर्फ वो ही लोग यूज़ कर सकते हैं। 80% लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। ना तो छोटे बच्चे कर पाएंगे, ना वो बुजुर्ग आदमी कर सकते जिनको कोडिड के बारे में नहीं पता, ठीक है? तो ये क्या होता है आपका, जो आपका विंडो होता है, ये आपका सिंगल यूज़र होता है और मल्टीटास्क होता है। एक व्यक्ति एक साथ कई काम कर सकता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस के आधार पर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस के आधार पर आपका 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन-कौन से पार्ट्स हैं आपके? तो एक तो हो गया आपका जीयूआई बेस्ड, यानी कि जो जिसके ऊपर चित्र आइकन वगैरह लगे हुए होते हैं, जैसे आपका विंडो, एंड्रॉयड, उबंटू वगैरह हुआ, ठीक है? एक जो जिसकी बात मैं कर रही थी, जिसको 20% लोग ही यूज़ में ला सकते हैं, तो वो कौन सा आपका कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जो कि आपका कोडिंग के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करेगा? ये आपका कोडिंग के ऊपर काम करेगा। और जिन लोगों को कोडिंग की नॉलेज है, सिर्फ वो ही लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या करता है, काम करने के लिए हमें कमांड देनी पड़ती है, कमांड की ज़रूरत होती है। तो जिन लोगों को कमांड डालनी आती है, सिर्फ वो ही लोग इनका यूज़ कर सकते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के अंदर आपका यूनिक्स हुआ, एम एस डोज, लाइनेक्स का ओल्ड वर्जन, ये सभी क्या है, CUI बेस्ड हैं। तो एक चीज़ और बता दूं दोस्तों आपको, अगर सभी सिस्टम के अंदर ये चीज़ मतलब कंपलसरी कर दी जाए कि जिन लोगों को कोडिंग आती है सिर्फ वही लोग सिस्टम का यूज़ करेंगे तो मतलब सभी बच्चे और जितने भी, जैसे आप और कोई भी लोग हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, जैसे जिनको कोडिंग मतलब, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोडिंग नहीं आती, लेकिन सिर्फ समझाने के बोल रही हूँ, जिनको कोडिंग नहीं आती वो फ़ोन रखना ही छोड़ देंगे। समझ गए आप बात को? नेक्स्ट है इसी के अंदर आपका MS डोज। MS डोज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। तो MS डोज आपका इंटरनल कमांड कमांड के अंदर कौन कौन सी आती है, इसकी दो कमांड होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल कमांड के अंदर जैसे आपका कॉपी टाइप डेट, आपका क्लियर हुआ, जैसे ऑल क्लियर हुआ, आपका डायरेक्टरी हुआ, वेंडर हुआ, ये सभी क्या आते हैं, मिड डायरेक्टरी हुआ, ये सभी आपके इंटरनल कमांड के अंदर आते हैं। और इसकी जो एक्सटर्नल कमांड होती है उसके अंदर क्या क्या आता है, तो आपका चेक डिस्क हुआ, चेक कॉपी हुआ, फॉर्मेट हुआ, एक्स कॉपी हुआ, लेबल ट्री, बैकअप, एक्सटोर्स, ये सभी आपकी एक्सटर्नल कमांड के अंदर आपकी आती है। और कॉन्फ़िग क्या होती है आपकी, तो ये क्या होती है, कॉन्फ़िगर एंड ड्राइव डिवाइसेस को लोड करने का काम करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस वर्ड को याद रखना। नेक्स्ट है आगे चलकर इसी के अंदर आपका डोज, DOS को एक बार में ही एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है और एक बार में एक ही काम कर सकता है, यानी कि ये सिंगल यूज़र होता है और सिंगल टास्क होता है। डोज क्या होता है, सिंगल यूज़र होगा, सिंगल टास्क होगा। तो MS डोज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डोज, इसका जो है वो आविष्कार कब और किसने किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट और IBM दोनों कंपनियों ने मिलकर क्या किया था। माइक्रोसॉफ्ट आपकी जो जो आपकी IBM है, ये कहाँ की कंपनी है आपकी, तो अमेरिका की कंपनी है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका नाम है, फुल फॉर्म है। अगस्त 1981 के अंदर इसका आविष्कार किया गया था। PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, MS का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो पर्सनल कंप्यूटर है वो माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये क्या है आपका, CUI बेस्ड है, यानी कि ये आपका कोडिंग के ऊपर काम करेगा, ये चित्रों के ऊपर आधारित नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर कोई आइकन से आप नहीं समझ पाओगे, ये CUI बेस्ड है, यानी कि ये क्या करेगा, सिर्फ कैरेक्टर के ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट है आपका लाइनेक्स OS यानी कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, फ्री अवेलेबल होता है, इजी टू यूज होता है, यानी कि इसको पेड नहीं करना पड़ता, यानी कि परचेज नहीं करना पड़ता कोई भी फीस देकर, फ्रीली अवेलेबल है ये, और यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा ईजी है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रीली है, इसीलिए जो आपके जितने भी सॉफ्टवेयर आपके फ्रीली हैं उन्हीं को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इसका जो शुभंकर है, मैस्कोट क्या है इसका, शुभंकर काफ़ी बार पूछा गया है। तो एक पेंगुइन है, उसका चित्र बना हुआ है आपका ब्लैक वाइट कलर के अंदर, वो इसका मैस्कट है। और इसकी 1991 के अंदर इसका आविष्कार किया गया था लिनस टोरवोल्ड नाम के व्यक्ति के द्वारा। ये क्या है, मल्टी यूज़र है और मल्टी टास्क है, मल्टी प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, यानी कि कई व्यक्ति इसके ऊपर काम कर सकते हैं और कई काम कर सकते हैं कई प्रकार के, ठीक है। इसके अंदर मल्टी प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, तो उबंटू हुआ एक हमारा, लाइनेक्स हुआ, रेड हंट हुआ आपका, रेड हैट जो आपका एक वायरस है वो हुआ, वो सभी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके उदाहरण हैं। इसके 3 पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है इसके 3, एक तो आपका कर्नेल है, एक आपका सिस्टम लाइब्रेरी है और एक आपका सिस्टम यूटिलिटी है। नेक्स्ट है आपका यूनिक्स OS। यूनिक्स OS क्या है आपका, तो 1969 के अंदर कैन थॉमसन और डेनिस रिची दो व्यक्तियों ने मिलकर अमेरिका की जो AT&T बेल लेबोरेटरी है, ज़्यादातर जो आपकी ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका भी आविष्कार यहीं पर हुआ है, ठीक है। तो जो डेनिस रिची आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है इसके अंदर, और जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पर भी आप इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। तो जो कैन थॉमसन और डेनिस रिची है, इन्होंने 1969 के अंदर AT&T बेल लेबोरेटरी अमेरिका के अंदर इसकी मतलब खोज की थी, स्थापना की थी, या इसका आविष्कार किया था, कुछ भी लगा सकते हो। सबसे पहले इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, लेकिन 1973 में इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा। सबसे पहले इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हुआ, फिर उसके बाद
1973 के अंदर लैंग्वेज को बदलकर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग इसके अंदर दी जाने लगी। प्रोप्राइटी इसकी प्रोप्राइटी है और ये CUI बेस्ड है ये भी, और मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्क हैं ये भी। तो CUI बेस्ड और मल्टी यूज़र मल्टीटास्क सब कुछ आपको पहले ही करवा दिया था। बार बार अगर बताऊंगी तो आपकी वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी। नेक्स्ट है आपका मैक OS यानी कि मैकिनटोश। ये क्या है? तो ये एप्पल के द्वारा बनाया गया आपका सॉफ्टवेयर है। मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। 24 जनवरी 1984 को यानी कि 1984 को ये क्या हुआ था, आपके मार्केट के अंदर आया था। सफल पहला क्या था, सक्सेसफुल कॉमर्शियल PC था। ये आपका पर्सनल कंप्यूटर था, GUI बेस्ड था, यानी कि इसको इजीली कोई भी चला सकता था। सिंगल यूज़र था और बहुत ज़्यादा सुरक्षित था, यानी कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी इसके अंदर। नेक्स्ट आपका आएगा एंड्रॉयड OS। एंड्रॉयड OS क्या है आपका, जो आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं उनके अंदर आपका एंड्रॉयड का ही सिस्टम डला हुआ है। तो ये क्या है, ये भी ओपन सोर्स है, यानी कि फ्रीली आप ये अवेलेबल है। 2008 के अंदर गूगल के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। GUI बेस्ड है। मोबाइल फ़ोन यानी कि मोबाइल फ़ोन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और एंड्रॉयड की मतलब कुछ जैसे घड़ी है, कैमरे, गेम्स, नोटबुक, ये भी आपके इनके अंदर भी आपका एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है। तो ये इसके एग्जांपल हैं। तो एंड्रॉयड के कुछ वर्जन्स हैं वो भी देख लेना। ये वर्जन्स काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल इजीली तरीके से आपको याद करवाऊंगी। जैसे देखो ABCD देख लेना आप, CDEFGHIJKLMNOPQRST को छोड़कर यू को भी छोड़ दो और फिर एक आपका V से वैनिला आएगा। तो सभी जितने भी आपके एंड्रॉयड के वर्जन है उनका नाम स्वीट्स के ऊपर है, मिठाइयों के ऊपर है। तो जैसे आप नॉर्मली याद करने के लिए एक चीज़ को याद कर सकते हो कि जिस आदमी ने एंड्रॉयड का आविष्कार किया था उसकी वाइफ को क्या थी, मिठाई पसंद थी। ठीक है, तो उसने अपनी वाइफ को खुश करने के लिए जितने भी आपके एंड्रॉयड के वर्जन निकाले थे उन सभी का नाम मिठाइयों के ऊपर रख दिया। तो इस तरीके से आप नॉर्मली इनका नाम याद कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम के अंदर कि आपका जो एंड्रॉयड का लॉलीपॉप वर्जन है उससे पहले कौन सा वर्जन आया था, तो आपका किटकैट आया था। ABCD लिख कर देख लो, आपको पता है एल से पहले आपकी कौन सी अल्फ़ाबेट आएगी, के आएगी, के से आपकी किटकैट चॉकलेट है। ठीक है, जैसे आपसे ये पूछ ले, आपको सिर्फ एक ये याद रखना है, क्यू से आप नॉर्मली याद रख सकते हैं 10.O। ठीक है, जैसे आपका किटकैट से पहले आपका कौन सा आया था, तो जेली बीन आया था। तो देखो आप इन नाम को एक बार देख लो, आपको इजीली याद हो जाएंगे। इनको आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपके जितने भी ये नाम हैं सभी स्वीट्स के ऊपर हैं। जैसे आपका कपकेक हुआ, डोनट हुआ, इक्लेयर हुआ, फ्रोयो हुआ, जिंगर ब्रेड हुआ, हनी बी हुआ, आइसक्रीम हुआ, जेली बीन्स, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, एक आपका नोट हुआ, ओरियो पी, और एक आपका वैनिला। तो सभी आपके स्वीट्स के ऊपर हैं। तो इजीली आप इनको इस तरीके से याद कर पाएंगे। चलें आगे। तो नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, ये आपका GUI बेस्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 के अंदर विंडो को बनाया था। विंडो को कब बनाया था, 1985 में। किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार कब किया गया था, 1975 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किया था। किसने किया था, बिल गेट्स और पॉल एलन, दो व्यक्तियों ने। बिल गेट्स ने इसका आविष्कार किया था, पॉल एलन इनके ही दोस्त थे। दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या किया था, आविष्कार किया था। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो रेमंड, वॉशिंगटन DC, यानी कि USA के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है आपका CEO पूछे कि CEO कौन है माइक्रोसॉफ्ट के, सत्य नडेला है। सत्य नडेला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी आपको याद करने हैं। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स, यानी कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं, तो ये GUI आधारित है, हार्डवेयर सपोर्ट करता है, और क्या है, यूज़र फ्रेंडली है, मल्टीटास्किंग है, प्लग एंड प्ले है। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ये काम करना स्टार्ट कर देगा। समझ गए, प्लग एंड प्ले का मीन है जैसे ही आपने स्टार्ट किया, जैसे ही आपने लाइट दी इसके अंदर, जैसे ही आपने इसको विद्युत से कनेक्ट किया, उसी तरीके से ये ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है आपका सम इम्पोर्टेंट वर्जन ऑफ विंडो OS की। कुछ इम्पोर्टेंट वर्जन है आपके विंडो OS के, वो भी देख लेना। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि सभी एक ही पेज के अंदर आपके कवर हो जाएं।
तो विंडो 10 ये आपका जो वर्जन पहला वर्जन था। काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि पहला वर्जन कौन-सा था, तो आपका विंडो 1 था, जो कि आपका 1985 के अंदर आया था। जब विंडो आपका 85 के अंदर बना है तो आपका पहला वर्जन भी 85 के अंदर आएगा, नॉर्मली सी बात है। इसके अंदर एक ये आप याद रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये याद रखना, ठीक है? जो मोस्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ फ़िलहाल, बाकी आपको याद तो सभी करने हैं। एक आपका विंडो 10 याद रख लेना, ठीक है? एक ये भी याद रखना है क्योंकि इसके अंदर आपका स्टार्ट बटन बटन नहीं था, तो काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका कि कौन से विंडो के अंदर आपका स्टार्ट बटन नहीं था। देखो, तो विंडो जो पहला वर्ज़न है, वो आपका 1985 के अंदर आया था। दूसरा वर्ज़न आपका जो था वो 3.0 है ये, वो आपका 1990 के अंदर आया था। नेक्स्ट आपका विंडो एनटी आया था, जो आपका 1993 के अंदर आया था। 3-3 साल का गैप दिखा रखा है ना यहाँ पर। फिर आपका 2000 के अंदर आएगा विंडो एमई। तो एमई का क्या मतलब है? आपके एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन इस तरीके से बना था कि जो विंडो एमई है, तो एमई की फुल फॉर्म क्या है? तो मिलेनियम इसकी फुल फॉर्म है। वर्ष 2000 के अंदर ये आया था। नेक्स्ट आपका विंडो एक्सपी। तो ये जो एक्सपी है, स्टैंडर्ड जो आपकी ये विंडो है, तो ये आपकी कब आई थी? 2001 के अंदर आई थी। विंडो 7 जो है वो 2009 के अंदर आई थी। विंडो 8 आपकी 2013 के अंदर आई थी। विंडो 8 के अंदर स्टार्ट बटन नहीं था। 2013 के अंदर विंडो 8 आई थी, इसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं था। और विंडो 10 आपकी 2015 के अंदर आई थी। इसके अंदर एज वेब ब्राउज़र पहले से ही मौजूद था। इसके अंदर एज वेब ब्राउज़र जो था पहले से ही मौजूद था। नेक्स्ट आपकी विंडो 11, ये क्या थी? लेटेस्ट वर्जन है विंडो का, विंडो 11 जो कि आपका 2022 के अंदर आया था। तो विंडो एक्सपी के 2 लोकप्रिय वर्जन है, वो भी देख लेना। जो आपकी विंडो एक्सपी थी, उसके अंदर आपका एक तो होम एडिशन था, यानी कि घरेलू और छोटे व्यवसाय के लिए इसका यूज़ किया जाता था। एक ये प्रोफेशनल एडिशन भी थी, यानी कि बड़े व्यवसाय और कॉरपोरेशन वगैरह के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। किसका? विंडो एक्सपी का। नेक्स्ट है आपका सम एलिमेंट्स ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके? पहला आपका डेस्कटॉप है कि डेस्कटॉप क्या चीज़ है आपकी। जैसे काफ़ी बार आप देखते हैं, तो जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन फ़िलहाल आप क्लास लेते टाइम देख रहे हैं, वो आपका डेस्कटॉप है। समझ लो आपके पास कोई मतलब लैपटॉप वगैरह है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो जो आपको स्क्रीन सबसे पहले ओपन होते ही दिखाई देती है, वो क्या है? आपकी डेस्कटॉप है। तो देखना, सिस्टम ऑन करने पर जो स्क्रीन दिखाई देती है वो ही डेस्कटॉप होती है। यूजर डेस्कटॉप से ही काम करना स्टार्ट करता है। जैसे आपका फ़ोन ऑफ है फ़िलहाल, आपने साइड बटन दबाया, ऑन हो गया। जैसे ही जो आपकी पहली स्क्रीन है, लॉक खोलने से पहले की भी जो स्क्रीन है वो आपकी डेस्कटॉप कहलाती है। वहीं से आप लॉक खोलना स्टार्ट करेंगे, फिर आप जैसे फ़ोन वगैरह मिलाना स्टार्ट करेंगे या यूट्यूब खोलना स्टार्ट करेंगे, तो वहीं से काम करेंगे ना आप। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका कंप्यूटर में काम करते समय डेस्कटॉप पर आने के लिए कंट्रोल+D शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। आप किसी भी जगह काम कर रहे हो, सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल के अंदर आप काम कर रहे हो और आपको अचानक से डेस्कटॉप के ऊपर आना है, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल+D प्रेस करेंगे। किससे? कीबोर्ड से। कंट्रोल+D जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आप डायरेक्ट डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है? इसका आइकन देखो। नेक्स्ट आपके आइकन्स क्या होते हैं? जो आपके सिस्टम के अंदर आइकन्स बने हुए होते हैं, जैसे अलग-अलग चीज़, जैसे आपका ये आपका MS ऑफ़िस का हो गया, ये इधर आपका व्हाट्सएप का हो गया, ये ऊपर आपका फ़ोन का हो गया, ये आपका व्हाट्सएप सेकंड का हो गया, ठीक है? जैसे 2 व्हाट्सएप है तो ये आपका ट्विटर का हो गया, ये आपका टेलीग्राम का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया। तो अलग-अलग आइकन बने हुए होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है? चित्र होते हैं, पिक्चर्स होती हैं। तो वो आइकन्स क्या होते हैं? तो देखो वो भी। कंप्यूटर डेस्कटॉप पर किसी फाइल, डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशंस को ग्राफिक ऑब्जेक्ट द्वारा दिखाया जाता है, उसे ही आइकन कहते हैं, यानी कि चित्र के थ्रू दिखाया जाता है। आइकन द्वारा किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स की पहचान आसानी से हो जाती है। समझ गए नॉर्मली? नेक्स्ट है आपका माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर क्या होता है? एक आपका आइकन बना हुआ होता है, एक आपकी एप्लीकेशंस ऐप होती हैं कंप्यूटर के अंदर माई कंप्यूटर के नाम से। तो वो क्या होती हैं? तो देखो, कंप्यूटर में स्टोर्ड सभी फाइल्स, सभी डाटा
सभी सूचनाओं को आइकन के द्वारा देखा जा सकता है। इस आइकन के द्वारा हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की प्रॉपर्टी को भी बदल सकते हैं। किसके अंदर? जो माई कंप्यूटर लिखा हुआ होता है उस आइकन के ऊपर। उसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। माई कंप्यूटर है, जैसे मेरा नाम प्रिया है, मैंने माई कंप्यूटर का नाम चेंज करके वहाँ पर प्रिया कर दिया। नेक्स्ट है आपका माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी प्रोग्राम में कार्य करते समय उस प्रोग्राम में बनने वाली फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर के अंदर सेव हो जाती है। जैसे हम काम कर रहे हैं किसी भी फ़ाइल के ऊपर और हमने उस फ़ाइल को कोई भी नाम नहीं दिया और उसको सेव कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी? माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी जाकर सेव हो जाएगी। लेकिन अगर हमने उसको कोई नाम दिया है तो हम उसको नाम भी दे सकते हैं। किसके अंदर जाकर सेव हो जाएगी? माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका मेन्यू। तो मेन्यू क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम में जो ऑप्शंस या विकल्पों की सूची जो आपकी दिखाई देती है, यानी कि जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके किसके अंदर काउंट होते हैं? आपके मेन्यू के अंदर काउंट होते हैं। जैसे कि आपके पास एक कोई भी चीज़ दे रखी है कंप्यूटर के अंदर, उसके ऊपर जैसे ही आपने उसके ऊपर टिक किया तो उसकी प्रॉपर्टी साइड को खुल कर आएगी। उसके अंदर काफ़ी सारे आप ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो वो क्या होते हैं, जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं वो सभी क्या होते हैं? मेन्यू होते हैं। समझ गए आप? सभी क्या होते हैं? जो ये जो होता है, ये जैसे हमारे पास कोई भी आपको सिस्टम के अंदर एक कुछ भी ऐप दे रखी है, एप्लीकेशन दे रखी है, किसी की भी अगर हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है, किसी भी की भी, तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर जाएँगे, पहले माउस से राइट क्लिक करेंगे। एक बार जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। प्रॉपर्टी ओपन होने के बाद उसके अंदर जैसे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, रीनेम हुआ, डिलीट का हुआ, सेव, अलाना-फलाना, मतलब काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, वो सभी आपके मेन्यू होते हैं। समझ गए बात को? नेक्स्ट है आपका स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है? तो देखो, जब कंप्यूटर को बिना काम के ऑन रहता है, जैसे क्या किया हमने, अभी हम एक क्लास देख रहे हैं फ़िलहाल और आप उठकर क्या करते हैं? उठकर आप चाय बनाने के लिए चले गए या किसी काम से आपकी मम्मी ने बुला लिया, आप वहाँ पर चले गए। आपने क्या किया? वहीं पर क्या किया? फ़ोन को, मतलब वीडियो को रोक कर आप चले गए कि अभी 5 मिनट में तो आना ही है, लेकिन आप 5 मिनट में नहीं आ पाए। आधे घंटे तक वो ऐसी की ऐसी रही, तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो क्या करेगी? आपके फ़ोन के ऊपर ऐसे ही जो भी आपका कुछ लिख रखा था, जो क्लास थी, वो आपकी चिपक जाएगी। वो चित्र आपका वहीं पर चिपक जाएगा। तो इससे क्या है? आपकी स्क्रीन खराब होने का डर होता है। तो स्क्रीन सेवर क्या करता है? उसको एक जगह फ़ोकस रहेगा तभी तो वो चिपकेगी ना, तो उसके फ़ोकस को क्या करता है? डिस्कनेक्ट करता रहता है। यानी कि वो स्क्रीन को ऑटोमैटिक अपने आप ही थोड़ा बहुत मूव करवाता रहता है, जिससे कि स्क्रीन के जलने का खतरा नहीं होता। तो ये काम किसका होता है? आपका स्क्रीन सेवर का होता है। देखो, जब कंप्यूटर बिना काम के ऑन रहता है तो उसका फ़ोकस एक ही स्थान पर केंद्रित होने से स्क्रीन के जलने का खतरा रहता है। तो इससे बचने के लिए चलती-फिरती आकृतियाँ जो कंप्यूटर के फ़ोकस को चेंज करती हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं, उसी को स्क्रीन सेवर कहा जाता है। यह कंप्यूटर की स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन को खाली कर देता है। नेक्स्ट आपका आएगा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है आपके सिस्टम के अंदर? तो अस्थायी रूप से डिलीट की गई फाइल्स या फ़ोल्डर्स आपके कहाँ पर स्टोर होते हैं? जाकर रिसाइकल बिन के अंदर होते हैं। किसी फ़ाइल को डिलीट की सहायता से आप डिलीट कर सकते हैं, वो आपके रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। पर अस्थायी रूप से डिलीट होकर वो रिसाइकल बिन के अंदर ही रहते हैं। यूज़र इस फ़ाइल को कंप्यूटर के अंदर ला सकता है। इसका क्या मतलब है? जैसे आपकी कोई फ़ोटोज़ हैं, आपने क्या किया, या कोई फ़ाइल्स हैं, उनको आप डिलीट कर दोगे, तो वो कहाँ पर चली जाएगी? 30 दिनों तक, वो आपकी 30 दिनों तक, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं, लेकिन 30 डेज़ तक वो आपकी रिसाइकल बिन के अंदर जाकर स्टोर हो जाती हैं। अगर आप कभी चाहें बीच में आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसको रीस्टोर करके वहीं पर जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे, आपको रीस्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा। रीस्टोर पर क्लिक करके आप उसको वापस अपने कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर आप ला सकते हैं। इसके अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप एक देख लेना आप, आपके क्वेश्चन पूछा भी जाता है वो आपका एग्ज़ाम के अंदर। तो वो पॉइंट है आपका कि जो आपकी फ़ाइल अस्थायी रूप से डिलीट की गई है, यानी कि जो फ़ाइल आपकी रिसाइकल बिन के अंदर होती है, क्या वो सिस्टम का स्टोरेज लेती है?
जैसे कि अगर आप ये सोचो कि आपने कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, वो आपने डिलीट कर दी क्योंकि आपका फ़ोन जैसे बार-बार में हैंग होने लग गया, उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, तो वो क्या वहाँ पर जगह लेती है या नहीं लेती? तो जी बिल्कुल, वहाँ पर भी जितनी जगह वो उसने यहाँ पर ले रखी थी मोबाइल के अंदर, उतनी ही जगह उसने रिसाइकिल बिन के अंदर ले रखी है। जब आप उसको परमानेंटली डिलीट कर दोगे, वहाँ से भी डिलीट कर दोगे, तब वो आपका स्पेस कर देगी। उससे पहले वो अपनी जितनी भी उसकी अपनी खुद की जो स्पेस होती है, वो उसको बनाए रखती है। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर, अगर हमें किसी फ़ाइल को परमानेंट डिलीट करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करेंगे। कोई भी फ़ाइल है उसको अगर हमें परमानेंट डिलीट करना है तो आप कीबोर्ड की सहायता से शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका विंडो एक्सप्लोरर, ये क्या होता है? तो कंप्यूटर में फाइल्स और फ़ोल्डर को मैनेज करने का काम और सिस्टम की यूटिलिटी को बढ़ाने का काम विंडो एक्सप्लोरर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टास्क बार, ये क्या होता है? डेस्कटॉप से सबसे नीचे बनी पतली क्षैतिज पट्टी जिसके एक कोने पर स्टार्ट बटन होता है और दूसरे कोने पर कुछ छोटे-छोटे आइकन्स होते हैं, वो आपकी टास्क बार होती हैं। जैसे कि ये है आपकी विंडो। ये देखो जो आपकी टास्क बार वगैरह है वो सभी आपके पिक्चर्स के थ्रू मैं आपका जो एमएस ऑफिस का पार्ट करवाऊँगी उसके अंदर आपकी सभी करवाऊँगी, ठीक है? तो जो ये आपका डेस्कटॉप है इसके अंदर जो सबसे नीचे वाली जो ये वाली पट्टी है, ये वाली जो खाली पट्टी है, ये क्या होती है आपकी? क्या होती है ये आपकी? तो इसी को क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है जैसे ये यहाँ पर 1 मिनट रुकना, यहाँ पर क्या होता है आपका? स्टार्ट बटन होता है, इस साइड क्या होते हैं आपके छोटे-छोटे क्या होते हैं? बटन्स होते हैं दूसरे कोने पर और जो जितनी भी फाइल्स आपने जो यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर खोल रखी है 1, 2, 3, 4 जो भी आपने खोल रखी है वो आपके यहाँ पर बीच के अंदर नीचे टास्क बार के अंदर ही आपके शो होती हैं। समझ गए? नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका शेयरवेयर। तो शेयरवेयर क्या होता है आपका? वे सॉफ्टवेयर जिनके फ्री में यूज़ आप जिनको फ्री में किसी टाइम तक ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनकी एक मतलब टाइम पीरियड होता है 3 डेज़ का, 7 डेज़ का या 1 महीने तक का कि तब तक आप उनको फ्री में यूज़ करो और जैसे ही उनकी लिमिट ख़त्म हो जाती है तो आपको उन्हें परचेज़ करना पड़ता है। या तो आप उनको खरीदोगे, नॉर्मली सी बात है चलाने के लिए, या अगर आप उनको नहीं खरीदना चाहते तो आप वहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो वो हमारा शेयरवेयर होता है। इसे इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड किया जाता है। तो शेयरवेयर के कौन-कौन से आपके एग्ज़ाम्पल है, कौन-कौन सी चीज़ें आपकी शेयरवेयर के अंदर आती है? जैसे आपकी आपकी फ़ोटोशॉप हुआ, एमएस ऑफ़िस हुआ, वीडियो एडिट हुआ, तो ये सभी आपकी शेयरवेयर के अंदर आती है, जिनको आप लिमिटेड टाइम तक फ्रीली यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको इसको या तो परचेज़ करना पड़ेगा या आप इसको अनइंस्टॉल कर दोगे। नेक्स्ट है आपका फ्रीवेयर। तो फ्रीवेयर क्या होता है आपका? इसको भी इंटरनेट के द्वारा इंस्टॉल या अनइंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है? या मतलब इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड किया जा सकता है और ये क्या होता है फ्रीली यूज़ेबल होते हैं, यानी कि लाइफ टाइम तक ये आपके फ्रीली आप इनको यूज़ कर सकते हो, इनका कोई मतलब टाइम पीरियड नहीं होता। नेक्स्ट है चार्ज फॉर पर्सनल बिज़नेस। अगर आपको जो फ्रीवेयर होते हैं, अगर आपको इनको बिज़नेस के पर्पज़ से देखो अगर आप इनको पर्सनली यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बिज़नेस के पर्पज़ से इनको यूज़ करना है, तो आपको इनको परचेज़ करना पड़ेगा। समझ गए? अगर आप बिज़नेस पर्पज़ से इनको यूज़ करोगे, तो आपको इनको परचेज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर है जो इन एप्लीकेशंस को की कोडिंग करता है वही इनका ओनर होता है, यानी कि जो इन एप्लीकेशंस को बनाने का काम कर जैसे सी प्लस लैंग्वेज है आपकी या सी प्लस प्लस है या आपकी सी लैंग्वेज है, जावा हुई, पाइथन हुई, तो ये क्या है सभी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो इन लैंग्वेज को बनाता है वो क्या होता है? इनका ओनर होता है। तो ये क्या करते हैं? जो इन एप्लीकेशंस की कोडिंग करेगा वैसे ही है ये भी सेम आपका, तो जो इनकी एप्लीकेशंस की कोडिंग करता है वही इनका ओनर कहलाता है उस टाइम। तो इसके अंदर कौन कौन होते हैं? जैसे आपका स्काइप हुआ, ज़ोमैटो, स्विगी आदि इसी के अंदर आपके फ्रीवेयर के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होता है पब्लिक डोमेन? ये आपका फ्रीली यूजेबल होता है, यानी कि ये ओपन सोर्सेज होता है। ये मॉडिफाई या चेंज किया जा सकता है, परमिशन लेकर इसको आप मतलब चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आदि इसके आपके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स आप जैसे बार-बार मैं वीडियो के अंदर सुन भी रहे हो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ओपन सोर्स यानी कि खुले हुए, जो कि खुले हुए कौन से होते हैं? जिनको आप फ्री के अंदर यूज़ कर सकते हो, तो वो आपके ओपन सोर्स होते हैं। जैसे
यदि किसी भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल होता है तो उसको ओएसएस यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि ओपन ऑफिस हुआ आपका, लाइनेक्स, अपाची हुआ, फ्री फायर हुआ, फ्री फोक्स हुआ आपका, ये सभी आपके ओपन सोर्सेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपका बग। बग क्या होता है? बग यानी कि एरर। कंप्यूटर के अंदर जो जितनी भी आपकी गलतियां होती है, जो त्रुटियां होती हैं, उनको क्या कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई गलती कर दी तो उसको हम क्या बोलेंगे? गलती या एरर बोलेंगे। कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसी को बग बोला जाता है। तो बग क्या होता है? तो देखना यहाँ पर किसी प्रोग्राम की एरर को कंप्यूटर की भाषा में बग कहते हैं। बग कितने प्रकार के होते हैं आपके? तो बग भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका डीबगिंग होता है, दूसरा आपका पैच होता है। तो डीबगिंग का क्या काम होता है? एरर को ढूंढने का काम करेगा, एरर को ठीक करेगा। ऑफलाइन मेथड होता है, ये आपका ऑफलाइन होता है। इसके अंदर कोई भी नेट वगैरह की जरूरत नहीं होती। ये आपका चार्जेबल होता है। समझ गए? इसको क्या करना पड़ता है? परचेज करना पड़ता है, पैसे इसके लिए देने पड़ते हैं। दूसरा है आपका पैच बग। पैच बग क्या होता है? ये क्या करेगा? केवल एरर को ठीक करने का काम करेगा, ढूंढेगा नहीं, उसको सिर्फ ठीक करेगा। ठीक है। ऑनलाइन मेथड इसके लिए यूज किया जाता है, इंटरनेट की मदद ली जाती है, ये फ्रीली आपका अवेलेबल होता है। और ये क्या होता है आपका, जैसे आपका अपडेट हुआ, ये इसका पैच बग का ही आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका इसी के अंदर आएगा कंप्यूटर मेमोरी। डेटा को सिस्टम में सेव करने के लिए मेमोरी का यूज़ किया जाता है। तो मेमोरी भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो टेम्परेरी मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है। तो जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वो आपकी क्या होती है? जो डेटा को अस्थायी रूप से सेव करती है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। और स्टोरेज क्या होती है? स्टोरेज यानी कि स्टोर कर लेना डेटा को। तो स्टोर क्या मतलब? यानी कि स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से स्टोर कर लेना। ठीक है। तो मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी, और एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी, जो मेमोरी ऑलरेडी सिस्टम के अंदर आपको मिलती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी जिसको मार्केट से कंप्यूटर की स्टोरेज को इंक्रीज करने के लिए परचेज किया जाता है। यानी कि बाहर से जैसे आप चिप वगैरह, कोई भी सीडी डीवीडी वगैरह आप लेते हो, उसकी सहायता से क्या करते हो आप? अपनी सिस्टम की जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने का काम करते हो। तो उनको मार्केट से खरीदा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को। तो मेमोरी ऑफ कंप्यूटर ये देख लेना, सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं और प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सॉफ्टवेयर आपका ख़त्म हो चुका है। ये आपकी नेक्स्ट आपकी जो सीरीज चली हुई है ये मेमोरी की है। जैसे कि प्राइमरी है, इसके अंदर एक तो आपका प्राइमरी मेमोरी है, एक आपका सेकेंडरी मेमोरी है। तो रैम, रोम, रजिस्टर और कैश ये आपकी प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जिनको बाजार से खरीदा जा सकता है, इनकी सहायता से आपकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, यानी कि भंडारण क्षमता आपकी बढ़ाई जाती है। इसके अंदर जैसे आपका मैग्नेटिक टेप हुआ, मैग्नेटिक डिस्क हुआ, ऑपरेटिंग ऑप्टिकल डिस्क हुआ, आपका फ्लैश इलेक्ट्रिकल मेमोरी हुआ। ठीक है। आदि इसी के एग्जाम्पल है। तो पहले आप प्राइमरी मेमोरी को देखना, इसके अंदर आपका रैम आता है। तो रैम क्या होता है? सबसे पहले फुल फॉर्म इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। वह मेमोरी जिसका डेटा चार्ज खत्म होने पर अपने आप डिलीट हो जाता है। जैसे कि आप सिस्टम पर काम करते हो, ऑटोमेटिक लाइट चली जाती है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी आपके कंप्यूटर से, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आपकी आएगी, आप उसको ऑन करोगे तो जो भी आपने काम किया है वो आपका सेव नहीं मिलेगा आपको, वो डिलीट मिलेगा आपको, वो काम दोबारा से करना पड़ेगा। तो वो आपका रैम होता है। यह एक टेम्परेरी यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। रैम के भी दो प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से हैं रैम के प्रकार? देखना, एस रैम होता है आपका, दूसरा आपका डी रैम होता है। एस रैम क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? नोट चेंजेबल होती है, जो कि चेंज नहीं होती, फिक्स होती है। फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये चेंजेबल होती है, 1 मिनट के अंदर 1000 बार रिफ्रेश किया जा सकता है, कर सकती हैं। और आपका ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का इसके अंदर यूज़ किया जाता है डी रैम के अंदर। और डी रैम का ही हमारा एक पार्ट होता है एस डी रैम। डी रैम का कौन सा पार्ट होता है आपका? एस डी रैम। ये क्या होता है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इसकी फुल फॉर्म है, काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल चुकी। ये डीरैम का ही हिस्सा है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है एसडीरैम का? तो जो डीरैम होती है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका रोम। रोम क्या होता है? तो आपकी रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। देखो दोस्तों, मैं आपको पहली वीडियो से एक ही बात बोलती आ रही हूँ कि कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको फुल फॉर्म्स के ऊपर रखनी है, सेकंड आपको जितनी भी आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं उनके ऊपर रखनी है, थर्ड आपको उसके अलावा जितनी भी आपकी डेफिनेशंस वगैरह दे रखी हैं नोट्स के अंदर, बुक की बात नहीं कर रही मैं, नोट्स की बात कर रही हूँ, उनके ऊपर रखनी है। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा आप क्या करें, पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ। जितने ज़्यादा आप पीवाईक्यू के ऊपर काम करेंगे, उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे, आपका कंप्यूटर उतना ही आपका ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। इसी तरीके से जो भी आपका मैथ हुआ, रीज़निंग हुआ, जीके, जीएस, इसके अलावा आपका इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका पोर्शन है, कुछ भी लगा लो। किसी की कोई ट्रिक नहीं होती। हाँ, मैथ और रीज़निंग के अंदर आप थोड़ा बहुत ट्रिक यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत वो भी। लेकिन जीके, जीएस के अंदर काफ़ी लोग बोल देते हैं कि आप ट्रिक यूज़ कर लो या कंप्यूटर के अंदर कर लो। 1-2% ही चल सकती हैं। अगर आप ये सोचो कि सब कुछ अगर आप ट्रिक से याद करो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर माइंड के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि आपको कोई ट्रिक वहाँ पर काम नहीं आती। आपके पास सिर्फ़ एक ही ट्रिक है चीज़ों को याद करने की। रिकॉल करो, बार-बार में जितना ज़्यादा हो सके आप रिवाइज़ करो। 15 से 20 बार आप उसको रिवाइज़ कर लो। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज़ करो। जैसे ही आप एग्ज़ाम के अंदर बैठोगे 4 ऑप्शन आपको आंसर के साथ देखने को मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाओ, आप अपने हैंड रिटन खुद के नोट्स बनाओ। मैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, लेकिन आप खुद के नोट्स बनाओ, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम के अंदर बैठें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आप ऑटोमैटिक आपके माइंड के अंदर ये आ जाएगा कि इसका आंसर ये है। इसके अलावा आपकी कोई भी ट्रिक नहीं है, समझ गए? ये है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? तो डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट होती है। ऑल्सो नोन एज बुल्ड इन मेमोरी, यानी कि बुल्ट इन मेमोरी भी इसको कहा जाता है। बिजली जाने पर भी इसके अंदर डेटा डिलीट नहीं होता। बूटिंग सिस्टम ऑन करने पर भी यह इसी चिप का यूज़ होता है। बूटिंग सिस्टम को अगर जैसे हम अपने मोबाइल के अंदर सिस्टम के अंदर बूटिंग का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी इसी चिप का यूज़ किया जाता है, रोम का। ठीक है? बूटिंग क्या होता है? जैसे कि चलता हुआ जो हमारा वॉर्म बूटिंग होता है। देखो, बूटिंग भी आपकी 2 प्रकार की होती है, यहीं पर आपको बता देती हूँ। 2 प्रकार की आपकी बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, एक आपकी वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग कौन-सी होती है? जब आपका सिस्टम बंद रहता है और आप उसको जैसे एक बार आपने ऑन किया उसको, सिस्टम को, और फिर उसको आप रिस्टोर करते हो। तो वो क्या, रिस्टोर नहीं, जिसको जैसे ऑफ करना और फिर ऑटोमेटिक ऑन करना। तो वो क्या होता है आपका कोल्ड बूटिंग के अंदर आता है। और जैसे आपका जिस टाइम पर आप सिस्टम पर काम कर रहे हो, काम करते-करते बीच में आपको उसको क्या करना है, ऑफ करके ऑन करना है, तो वो आपका वार्म बूटिंग कहलाता है। तो उसके लिए क्या होता है, आपकी रोम चिप का ही यूज़ किया जाता है। रोम कितने प्रकार की होती है? तो रोम आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रोम। ये क्या करती है, डेटा एक ही बार में इसके ऊपर लिखा जाएगा, डिलीट नहीं कर सकते। कंपनी जो है वो आपको एक बार डेटा लिख कर देगी इसके अंदर, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है? नेक्स्ट इसका सेकंड जो पार्ट है वो है आपका ईपीरोम, यानी कि इरेजेबल पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या करती है, इसके अंदर आप इरेजेबल है, नॉर्मली सी बात है, तो आप इसके अंदर डेटा को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज और पैराबैंगनी किरणों के द्वारा, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा ही आप इसको रेज कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड पार्ट आपका डबल ईपी रोम। तो डबल ईपी रोम क्या है आपका? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम, यानी कि विद्युत से आसानी से आप इसका डेटा डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हुआ, चिप मेमोरी कार्ड्स वगैरह आपके ईईपी रोम के अंदर आते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है आपका रोम चिप। तो रोम चिप आपकी 2 प्रकार की होती हैं। पहली तो आपकी बायोस होती हैं, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होती हैं? कंप्यूटर ऑन करते ही बूटिंग करने के लिए, जो जैसे हमारा कंप्यूटर बंद है उसको ऑन करते ही जब हम बूटिंग करते हैं तो उस टाइम पर बायो चिप का यूज़ किया जाता है। बूटिंग के दौरान बायो चिप एक टेस्ट करती है। कौन-सा टेस्ट करती है? बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम के अंदर आता है कि बूटिंग के दौरान बायोस चिप एक टेस्ट करती है। तो कौन सा टेस्ट करती है आपका? तो पोस्ट नाम का टेस्ट करती है, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस पॉइंट को 2 से 3 बार देख लेना या आप कहीं पर लिख लेना। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करती है? इस टेस्ट को करती है। कौन सी चिप करती है? आपकी बायोस चिप करती है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
इसके अंदर दूसरा है आपका सीमोस। तो सीमोस क्या है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसकी फुल फॉर्म है। कंप्यूटर में टाइम एंड डेट को अपडेट करने के लिए सीमोस का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर सीमोस की बैटरी की वजह से टाइम और डेट चेंज होता रहता है। जैसे आपने 8 बजे अपना फ़ोन बंद किया है और आप 12 बजे फ़ोन को ओपन करोगे, जैसे ही आपने फ़ोन को चालू किया तो आपको 12 बजे का टाइम दिखा देगा, ना कि 8 बजे का। क्यों करता है वो? क्योंकि उसके अंदर सीमोस जो बैटरी होती है वो आपकी फ़ोन बंद होने पर भी आपकी चलती रहती है। नेक्स्ट है आपका बूटिंग। तो बूटिंग क्या होता है वो देखो, पहले आपको ऊपर ही समझा दिया था, तो यहाँ पर आप नॉर्मली देख लेना। सिस्टम को ऑन करना, सारे प्रोग्राम्स को अरेंज करना ही आपका बूटिंग कहलाता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है आपकी, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग क्या होती है? शट डाउन करने के लिए जो और स्टार्ट करने के लिए, जैसे आप मोबाइल को, मतलब जिस टाइम पर आपका मोबाइल बंद है उस टाइम पर आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, मोबाइल को ऑन करेंगे और उसको रीस्टार्ट करेंगे, तो वो आपकी कोल्ड बूटिंग कहलाती है। जब माइक्रो प्रोसेसर काम करना बंद कर देता है उस टाइम पर, ठीक है, ये आपकी कोल्ड बूटिंग होगी। और वार्म बूटिंग कब होती है? जब आपका माइक्रो प्रोसेसर काम करता रहता है जिस टाइम पर, यानी कि आपका फ़ोन चलता रहता है, उस टाइम पर अगर आप फ़ोन को रीस्टार्ट या रीबूट करेंगे तो वो आपकी वार्म बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट आएगा आपका कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी कौन सी होती है? रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। काम की स्पीड को 2x स्पीड करने के लिए रैम और सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी यूज़ करते हैं। जैसे ये आपका रैम है और ये आपका सीपीयू है, इसके बीच में कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। समझ गए बात को? नेक्स्ट है आपका रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर भी आपकी रैम मेमोरी ही है, ठीक है, रैम बोल रही, रजिस्टर भी आपकी मेमोरी है। तो रजिस्टर का यूज़ कब किया जाता है? तो सिस्टम में सबसे तेज़ चलने वाली मेमोरी जो होती है वो आपकी रजिस्टर होती है। ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ये एक वोलाटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है रजिस्टर भी आपकी, ठीक है, ये भी आपकी एक अस्थायी मेमोरी होती है। एक सेकंड होल्ड करना। कहाँ गया? ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। देखो, अकॉर्डिंग टू स्पीड, स्पीड के अकॉर्डिंग देखिए अगर, तो मेमोरी को अगर अरेंज करेंगे तो सबसे तेज़ आपकी रजिस्टर है, फिर कैश है, फिर रैम, फिर रोम, फिर आपकी लास्ट में आपकी हार्ड डिस्क आती हैं। तो मेमोरी यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से मेमोरी यूनिट्स जो होती हैं वो आपकी, जैसे बिट होता है। बिट आपका क्या होता है? 0 1 के ऊपर आपकी आधारित होती हैं, उसी को बिट बोलते हैं, यानी कि बाइनरी डिजिट्स। 4 बिट से मिलकर आपका एक निबल बनता है। 4 बिट से मिलकर आपका एक निबल बनता है। 8 बिट से मिलकर क्या बनता है? आपका एक बाइट बनता है। 1024 बाइट से मिलकर आपका 1 किलोबाइट बनता है। 1024 किलोबाइट से मिलकर 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट से मिलकर 1 जीबी बनता है। 1 जीबी से मिलकर 1 टेराबाइट बनता है। 1000 टीबी से मिलकर 1 पेटाबाइट बनता है। 1024 पीबी से मिलकर आपका एक एक्साबाइट बनता है। और 1024 ईबी से मिलकर आपका एक जेटाबाइट बनता है। 1024 जेडबी यानी कि जेटाबाइट से मिलकर आपका एक योटाबाइट बनता है। तो ये आपकी सारी मेमोरी की यूनिट्स हैं। तो इनको याद करने की सिर्फ एक ही ट्रिक है, आप इजीली इनको याद कर पाओगे। वैसे तो आप लोगों को ये चीज़ें याद भी होंगी क्योंकि आप खुद भी मोबाइल फ़ोन वगैरह का यूज़ करते हैं, 5th जनरेशन के अंदर हैं आप लोग, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। बाकी आप ट्रिक के थ्रू देख लेना, सिर्फ ये एक ट्रिक आपको कंप्यूटर के अंदर याद करनी है। बन के भगत मांगता है पीजी, या बन के भिखारी। देखो, बन के भिखारी मांगता है पीजी, बन BKMGTPEZY, और के और आपका एच जो है वो आपका साइलेंट है। तो आप कैसे याद करोगे? बन से बिट बाइट हो गया, निबल हो गया, ठीक है, और फिर आपका के से किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर आपका जी से गीगाबाइट, टी से टेराबाइट, पी से पेटाबाइट, ई से आपका एक्साबाइट, जेड से आपका जेटाबाइट और वाई से आपका योटाबाइट। तो इस एक क्लास के अंदर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी करवा दिया और आपका मेमोरी भी कंप्लीट करवा दिया। देखो, 2 आपके टॉपिक्स करवा दिए इस एक क्लास के अंदर। तो थोड़ी सी ये क्लास इसी कारण बड़ी होगी
कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपका टाइम तो बच रहा है फिलहाल, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका सब कुछ कवर हो जाए। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को ही क्या बोलते हैं, सहायक मेमोरी बोलते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक तो आपका मैग्नेटिक टेप आता है, जिसे क्रमानुसार डेटा को चलाया जाता है। किस तरीके से, जैसे इसके एग्जांपल है रेडियो कैसेट और एक आपका वीसीआर टेप हुआ, तो ये इस टाइप की होती हैं। इसके अंदर जैसे आपका 1 2 3 4 इस तरीके से बनी होती हैं ये। इसके अंदर जैसे ये आपकी मूवी या आपकी पिक्चर्स वगैरह हैं, कुछ भी लगा लो आप, तो ये क्या करेगी, ये आपकी क्रम के अनुसार चलेगी, यानी कि सीक्वेंशियल बेस्ड आपकी मेमोरी है। जैसे पहले आपका 1 चलेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4 ऐसे चलेगी। ये नहीं है कि आप इसको 1 से उठाकर सीधा 4th के ऊपर रख देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है आपकी, इसके अंदर डेटा फिक्स रूप से स्टोर किया जाता है। इसका रैंडमली यूज़ होता है, कहीं से भी डेटा इसमें चलाया जाता है। जैसे उसके अंदर 1 4 2 3 4 ऐसे चलता था सीक्वेंस के अंदर, इसके अंदर आप पहले आपने 1 देख लिया, अगर आप चाहते हैं तो आप 4th को दे सकते हो, उसके बाद आप सेकंड को देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। इसके एग्जाम्पल कौन-कौन से हैं, तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क इसके एग्जाम्पल है। ये क्या होती है, गोलाकार यानी कि सर्कुलर टाइप की आपकी डिस्क होती है, जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। ये डिस्क आपकी 2 भागों के अंदर आपकी विभाजित होती हैं। तो 2 भाग कौन-कौन से हैं इसके, वो भी देख लेना, इस टाइप की होती है। तो ये 2 भागों के अंदर विभाजित होती हैं। देखो ये इस तरीके से, जैसे ये तो आपका क्लस्टर हो गया। ये जो डिस्क है, देखो इस तरीके से आपकी ये डिस्क बनी हुई होती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। ये इन पार्टों के अंदर आपकी डिवाइड होती है, जैसे इस तरीके से पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड होती है। इसके अंदर बाहर से अंदर की तरफ डाटा है इस तरीके से भरा जाता है। तो इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, कौन-कौन से, एक तो ट्रैक होता है, जो ये वाला जो आपका पार्ट है ये कंप्लीट, ये आपका ट्रैक होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका ये अंदर वाला जो पार्ट है, इसके अलावा जो ये आपका ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला, ये क्या कहलाता है, इसके अंदर क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट आपका, ये आपका सेक्टर कहलाता है। जैसे इस डायग्राम के थ्रू समझा रखा है, इसी के अंदर देख लो आप। देखो जैसे ये आपका ट्रैक कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है। और ये आपका ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये आपका सेक्टर। ये देखो सेक्टर के अंदर ये डिवाइड होती है, यहाँ से यहाँ एक सेक्टर है, ये अलग सेक्टर है, ये अलग सेक्टर है, इस तरीके से। और ये जो पूरी कंप्लीट होती है, ये आपकी प्लेटर होती है, यानी कि ये आपकी कंप्लीट प्लेटर होती हैं। ये क्या होता है, ये आपका क्लस्टर होता है। क्लस्टर क्या होता है आपका, देखो अगर 2 सेक्टर को जोड़कर, ये जो आपके सेक्टर्स होते हैं, इन 2 सेक्टर को जोड़कर डेटा को स्टोर किया जाता है, तो उसे ही क्लस्टर बोलते हैं। यानी कि जैसे ये आपकी अलग है, ये अलग है, इन दोनों को जैसे आपने मर्ज करके इसके अंदर एक डेटा डाल दिया, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, मर्ज करने के बाद इसको क्लस्टर बोलते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो आरपीएम के अंदर मेजर की जाती है। आरपीएम का क्या मतलब होता है, रोटेशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएम की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो स्पीड होती है वो 3600 से लेकर 7200 आरपीएम होती है। मैग्नेटिक डिस्क में डेटा बाहर से अंदर की तरफ स्टोर किया जाता है, यानी कि भरा जाता है। डिस्क को सेक्टर या ट्रैक्स के अंदर आपका डिवाइड किया जाता है। और जो डिस्क को सेक्टर और ट्रैक्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, तो डिस्क फॉर्मेटिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डिस्क फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है आपका फ्लॉपी डिस्क। तो ये क्या होता है, जिसके अंदर पहले से डेटा स्टोर होता है। 3.5 इंच की होती हैं, 5.25 इंच की भी आपकी अवेलेबल होती है। इसके अंदर 1.44 MB तक का डाटा स्टोर किया जाता है। ड्राइव AB इसी के अंदर आपकी यूज़ होती हैं। बहुत स्लो होती हैं, इससे थोड़ा फास्ट आपका आएगा हार्ड डिस्क। ये वर्तमान में प्रोग्राम सिस्टम को डेटा को स्टोर, वो पुराने टाइम के अंदर स्टोर की जाती, यूज़ की जाती थी, ये अब यूज़ की जाती है हार्ड। वर्तमान में प्रोग्राम या सिस्टम को डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो डेटा होता है वो टीबी तक स्टोर कर सकते हैं आप, यानी कि टेराबाइट तक इसकी वो कैपेसिटी होती है। इसके अंदर ड्राइव सी इसका यूज़ किया जाता है। उसके अंदर ए और बी का यूज़ होता था, इसके अंदर ड्राइव सी का यूज़ होता है। डाउनलोड ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। आप कोई भी मूवी वगैरह इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर ऑप्टिकल डिस्क। तो ये क्या होती है, ये भी आपकी सर्कुलर होती है, यानी कि गोलाकार होती है। ये आपकी परमानेंट होती है। इसके अंदर सीडी डीवीडी बीआरडी सभी आते हैं। ये लेज़र बीम के थ्रू इसके अंदर डेटा भरा जाता है, लेज़र बीम के द्वारा डेटा भरा जाता है। इसके अंदर देखो जो ये इस तरीके से होती है ये वाली, इसके अंदर ये डॉट डॉट से बने हुए होते हैं। तो जो डॉट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं,
डॉट्स को क्या बोलते हैं, गड्ढे या पिट्स बोलते हैं, गड्ढे या पिट्स। और जो ये इसका जो प्लेन पार्ट है, प्लेन पार्ट को क्या बोलते हैं, लैंड या प्लेन बोलते हैं, समतल या लैंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा सीडी। इसके अंदर सीडी है, तो सीडी भी आपकी 3 प्रकार की होती है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी आपकी 3 टाइप की होती हैं। एक तो आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है ये, ठीक है। दूसरा ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB तक की होती है। तो 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी, सीडी रोम, CDR, CDRW। तो CD रोम देखना पहले आप। तो CD रोम क्या होता है, इसके अंदर डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें निर्माता द्वारा डेटा पहले से ही स्टोर किया जाता है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इसके अंदर ऑलरेडी डेटा को स्टोर करके देती है। नेक्स्ट है आपका CDR। तो इसके अंदर भी डेटा को आप डिलीट नहीं कर सकते। कॉम्पैक्ट डिस्क ये है आपका रीडेबल, रिकॉर्डेबल। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इसकी फुल फॉर्म है। डेटा को यूज़र के द्वारा केवल एक बार ही स्टोर किया जाता है, यानी कि जो यूज़र है जो इसको खरीदता है वो इसको डेटा को सिर्फ एक बार ही स्टोर कर सकता है, उसको डिलीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपकी थर्ड नंबर पर CDRW, यानी कि इसके अंदर डेटा को डिलीट किया जा सकता है। इसके अंदर इसमें डेटा भरा और डिलीट दोनों किया जा सकता है, और इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, यानी कि री राइटेबल। ठीक है, इसके अंदर डेटा लिखा भी जा सकता है और रीड भी किया जा सकता है। आगे चलें, नेक्स्ट है आपका फर्मवेयर। तो फर्मवेयर क्या है, इसके अंदर आपका फर्मवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से बना हुआ एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर जिसे यूजर के द्वारा डिलीट नहीं किया जा सकता। फर्मवेयर CD रोम के अंदर आपका स्टोर किया जाता है। फर्मवेयर जो है वो आपका CD रोम के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट आपका DVD, यानी कि डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क, वर्सटाइल भी कर सकते हो या आप वीडियो भी कर सकते हो, दोनों ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 4.7 GB तक की होती है, गीगाबाइट तक की। इसमें CD के मुकाबले स्टोरेज ज़्यादा होती है। बाकी CD की तरह ही ये सेम काम करता है, आपका जो DVD है वो सेम CD की तरह काम करेगा, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है CD के मुकाबले। नेक्स्ट है आपका BRD, ब्लू रे डिस्क। ये क्या होती है, डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है इसकी, वो इसकी 25 GB से लेकर 30 GB तक की, और अगर आप सिंगल साइड की होती है, दोनों साइड की अगर आप देखोगे तो 50 GB से 60 GB तक की होती है। HD मूवी, HD गेम्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए BRD का यूज़ किया जाता है, ब्लू रे डिस्क का यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका फ्लैश मेमोरी। तो ये प्लग एंड प्ले होती है। फ्लैश मेमोरी आपकी आसानी से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड इसके एग्जाम्पल है, किसके, फ्लैश मेमोरी के। इसके अंदर एक चीज़ है, नोट करके ज़रूर लिखना, इस मेमोरी में रैम और रोम दोनों का ही इस्तेमाल होता है। जो आपकी नॉर्मली सिर्फ एक है फ्लैश मेमोरी, कौन सी मेमोरी है जिसके अंदर रैम और रोम दोनों का यूज़ किया जाता है, तो ओनली एक फ्लैश मेमोरी के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी इन टॉपिक से रिलेटेड फुल फॉर्म्स है, तो वो भी देख लेना। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है आपका FDD, फ्लोपी डिस्क ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, पोस्ट पावर ऑन सप्लाई टेस्ट, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका VDU, विजिबल डिस्प्ले यूनिट, LED लाइट एम्बेडेड डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डायोड, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। CDMA जो GSM है आपका, ये भी आपका एक ऐप ही है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर आता है, जिससे आप मतलब दुनिया के अंदर जिनको आप नहीं जानते, जैसे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका CDMA यानी कि कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, PCO पब्लिक कॉल ऑफिस, पब्लिक कोर ऑफिस। नेक्स्ट आपका RTS रियल टाइम स्ट्रीमिंग। तो यहीं पर आपकी जो कंप्लीट आपके दो जो आपकी टॉपिक्स हैं वो आपके कंप्लीट कवर होते हैं। पहला आपका हो गया इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर का, दूसरा आपका हो गया मेमोरी का।
मेमोरी क्या है, कितने प्रकार की है, कौन कौन सी आपकी प्राइमरी मेमोरी है, कौन कौन सी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, सभी इसके अंदर आपका कंप्लीट कवर हो गया। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। एक चीज़ आपको पहले ही बता रही हूँ, हर वीडियो के अंदर बताती हूँ, बार बार में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, सक्सेसफुल करने के लिए आदमी को किसी भी फील्ड के अंदर ये चीज़ पहली प्रायोरिटी के ऊपर आती है, आपकी प्रैक्टिस। चलो ठीक है बेटा, जय श्री राम, थैंक यू, बाय।